हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 7 रोड खुर्द, हिसार। लॉकडाउन की वजह से बच्चों को घर से वीडियो तैयार करके भेज रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना सभी बच्चों का भला करते, चाहे वो मेरे स्कूल का विद्यार्थी हो या किसी और स्कूल का हो या किसी भी राज्य का हो। तो लीजिए, हमारा अब ये 7वां वीडियो है, 7th पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मुझसे अभी जुड़ रहे हैं, कृपया वो इसके सारे भाग एक भी ना छोड़े। इसका कारण सिर्फ यही है कि जब तक पहला नहीं आएगा तो दूसरे में दिक्कत आएगी, तीसरे में और आएगा, आखिरी में जब 6-7 चल रहा है वो समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। फिर दूसरा, शुरू में हमारी स्पीड बहुत कम होती है समझाने की, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे को टर्म्स क्लियर करवानी होती है। और अब ये मान के चलते हैं कि बच्चे ने पिछला पढ़ लिया है, इसलिए अब थोड़ा स्पीड ली जा सकती है। आप ट्रेन को देखो ना, ट्रेन कौन सा शुरू से सेम स्पीड चलती है, नहीं ना। तो उसी तरह से हम भी क्वेश्चंस को पहले बहुत इजीली, बहुत स्लो समझाते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। तो चलिए, आज हमारा है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं उनकी लागत कैसे निकालें। देखिए, कलम है, या तो कभी आप कलम में गए होंगे या चलो सुना होगा। कई जगह कलम में शाम को लोग ताश खेलते हैं। वो एक ही लेवल के लोग होते हैं, लगभग एक किस्म का, ज्यादातर मान लीजिए बिजनेसमैन। तो वो चाहते हैं कि मैं बिजनेसमैन से ही मिलूं, उनके साथ जब बैठेंगे तो रोज विचार आदान प्रदान, सेम थिंकिंग के लोग होते हैं, तो वो उनके विचार आदान प्रदान बहुत होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि क्लब बना लेते हैं, शाम को ताश खेल लिया, कोई कैरम बोर्ड खेल लिया, गपशप मार ली, और साथ के साथ चाय वगैरह वगैरह भी चलती रहती है, कि नहीं है कि ना। तो इसी तरह से कंज्यूमेबल गुड्स की बात है कि कोई खाने पीने की चीज हो सकती है या कोई स्टेशनरी हो सकती है, कि भाई स्टेशनरी शुरू से है, फिर यूज करी, कुछ बच गई, क्या कहानी। इसी तरह स्पोर्ट्स मटेरियल है, जो खेलने का सामान है, वो भी पहले से था, कुछ और आया, कुछ बेचते तो नहीं है, यूज हो गया, कुछ बच गया, तो वो सारे को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मेरे पास स्टेशनरी का सामान था। स्टेशनरी समझते हैं, पेंसिल वगैरह, जो रजिस्टर्स है, इस तरह की आइटम्स। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेरे पास शुरू में 5000 का था और बाद में 6000 का बचा। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 7000 and 8000. Amount paid for stationery during the year rupees, during the year 2019 and 20 rupees 30,000। इतना ही क्वेश्चन बनाया है। एक बार आप इसे पॉज करके, और इसको अगर आप अपनी कॉपी में लिख ले तो आपको एक फायदा होगा कि बार बार, क्योंकि मुझे बोर्ड मिटाना पड़ेगा और फिर ये मेरे पास यहाँ पे लिखा रहेगा, तो
आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर जगह मेरे पास कम पड़ती है। इसलिए आप इसको पॉज करके और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आप हमसे करते हैं। ठीक है, कर लिया? चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा यहीं पे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ इस तरफ को, आपके सामने रकम ले जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इधर नहीं लिखे, याद है आपको? ये साइड इनकम और ये साइड एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट हो गई। ठीक है ना? जान के मैंने ये जगह थोड़ा ज्यादा ली है क्योंकि स्पेस कम है और मुझे यहां करना है। ये पॉइंट है कि हमने 30,000 रुपए स्टेशनरी के पे किए। ठीक है, क्या हुआ? हमने स्टेशनरी पे करी। ये मेरा एक साल है और ये नेक्स्ट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। ये हो गया 19, 20, 21 और 18, 9। ठीक है ना? तो मैंने इस दौरान 30,000 पे किया स्टेशनरी। कितना? 30,000। तो एक मिनट मान लो कि मेरे पास कोई ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट है, मैंने 30,000 स्टेशनरी का पे किया। तो क्या करोगे? फिर तो सिंपल है, जब पे करा है तो एक्सपेंसेस है, तो यहां पे टू स्टेशनरी कंज्यूम, इसकी डिटेल बना रहा हूं कि हमने स्टेशनरी कितनी प्रयोग की। अगर मैंने कहा सिर्फ 30,000 मेरे पास पेमेंट है, तो मैं भी यहां लिखूंगा पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए कितना पे किया? 30। ठीक है, कुछ याद है? ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे स्टॉक। ये दोनों क्या थे? स्टॉक। और ये दोनों थे क्रेडिटर्स, है कि नहीं? वो थोड़ा जो इधर लिखा था मैंने कहा था मिटाना पड़ेगा। ये स्टॉक्स थे और ये दोनों क्रेडिटर्स थे। ये क्या कह रहे हैं? 7,000 क्या थे? शुरू में क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर क्या होता है? हमने कुछ स्टेशनरी उधार खरीदी। ठीक है, और उधार खरीदी तो हमने कहा बाद में दे देंगे। तो ये पिछले साल यहां पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 7,000। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या था? ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये 7,000 दे दिए थे या नहीं दिए थे? क्योंकि कहता है आउटस्टैंडिंग था ये 7,000, तो इसका मतलब है ये नहीं दिए थे। तो बताओ, जब मैं पिछली बैलेंस शीट बनाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें 7,000 को क्या लिखूंगा? थोड़ी सी जगह का यूज कर लेता हूं। ये पॉइंट हो चुका है, फिर 1-2 दिन में बड़े बोर्ड का इंतजाम हो जाएगा, फिर उसमें शायद अच्छे से हो पाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट याद रखना, ये थोड़ा सा देखना, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग बैलेंस शीट। बताइए, ये 7,000 जब हमें पे करना बाकी था, तो पिछली बैलेंस शीट में ये मेरे लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 7,000 कि नहीं रहा होगा? ठीक है ना? ये 7,000 स्टेशनरी का रहा होगा। अब सवाल है कि ये स्टेशनरी का 7,000 इस साल में क्या हुआ होगा? सोचो, जो मैंने देना था वो इस एक साल में क्या हुआ होगा? उसका दे दिया होगा, अन्य बातें समान रहने
भाई जिसके देने थे दे दिए होंगे, तो दे दिए होंगे तो मैंने इस दौरान जो पे किया ये 30, ये पे किया ना 30,000, क्योंकि मैंने कहा स्टेशनरी पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, आपने 30 दिया, तो ये 7,000 भी इसी के अंदर है। आपने कितना पे किया 30, कोई आया 10 10 10 30 दे दिए, बस इतने दिए। और अभी मुझे पता चला कि 7 तो पहले के देने थे, इसका मतलब 7 इसी में दे दिए गए हैं, तो 7,000 को इसमें से लेस करो, ठीक है, इसमें से लेस करेंगे, लेस क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग या क्रेडिटर्स ऑन 1 अप्रैल 19, जो आपके 7,000 के क्रेडिटर हैं वो घटाइए। बताओ क्यों घटाया मैंने, 23,000 बच गए, क्योंकि जो 7,000 के क्रेडिटर थे वो आपने चुका दिए होंगे, और होंगे तो इसमें पे कर दिया, लेकिन वो इस साल का खर्चा तो है ही नहीं, इसलिए एक्सपेंसिव ना होते इसको घटा दिए। तो दो काम करा मैंने, पिछली बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी लिखा, ये मान लिया पे कर दिया तो इसमें पे कर रखा है, इसलिए लेस किया, ठीक है। अब 8,000 इस साल के क्रेडिटर्स बाकी है। वैसे एक बात बताओ, एक आपका ठीक हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी कर 8,000 यहां पर बाकी है क्रेडिटर्स, यहां पर क्रेडिटर्स 8,000, यानी मैंने कुछ उधार स्टेशनरी खरीदी हुई है और उनकी पेमेंट 8,000 नहीं की, तो ये 8,000 की स्टेशनरी यहां मेरे पास है कि नहीं है, और इस 30,000 पेमेंट में है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि मैंने तो 10-10 के 3 नोट दिए थे, और जबकि अभी पे बाकी है तो ये इसमें शामिल नहीं है। तो टोटल इनकम बढ़ाने के लिए मुझे 8,000 इसमें प्लस करना पड़ेगा, एड क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 20। ये भी थोड़ा सा जगह की कमी है तो आप थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन दिस, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन दिस डेट, ठीक है बेटे। तो जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 23 और 8 31, ठीक है। ये मैंने परचेजेस हो गया, ये मेरी परचेज हो गई, परचेजेस ऑफ स्टेशनरी, परचेजेस ऑफ स्टेशनरी, STAT चल जाएगा, स्टेशनरी। मैंने 30 पे किए, पर 7 तो उसमें पिछले पे किए, वो हटा दो, कोई साल की इनकम खर्चा ही नहीं है, 23 बच गया। 23 के बाद 8 मेरे इस साल मैंने उधार खरीद रखा है, वो जोड़ो तो मेरा 31,000 का माल खरीदा गया, स्टेशनरी खरीदी गई, माल नहीं, माल तो गलत होता है, माल तो गुड्स को कहते हैं, स्टेशनरी खरीदी गई, ठीक है। अब सवाल आता है, मेरे पास शुरू में 5,000 की स्टेशनरी पड़ी थी, यानी जब मैं इस तारीख को था तो हमारे पास कुछ रजिस्टर्स और कुछ पेन पेंसिल्स वगैरह 5,000 का पहले से पड़ा था, ठीक है। तो 5,000 का पहले पड़ा था, तो वो 5,000 का इसमें जोड़ दो। क्यों जोड़ो, क्योंकि पहले तो मेरे पास 31,000 की स्टेशनरी मैंने आपकी खरीदी, प्लस 5,000 का इसमें जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 36,000। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ST लिख दिया, समझ लेना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जोड़ दी। और दूसरी बात, जब ये ओपनिंग था तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स भी रहा होगा 5,000 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी कह दो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ओपनिंग ही होगा, तो यहां एसेट्स होगा और यहां जुड़ेगा, ठीक है जी। अब ये कहता है आखिरी तारीख को मेरे पास 6,000 का स्टेशनरी बचा हुआ है, मैंने कितने की खरीद ली, 31 की, पहले की कितनी पड़ी है 5,000, मेरे पास कितनी स्टेशनरी होगी 36,000। मेरे पास यहाँ कहीं खाली जगह पे वैसे बना दो, ये वैसे बॉक्स बना दिया मैंने, 31 की थी और खरीदी, और 5 की मेरे पास पहले थी 36, तो मैंने सारी स्टेशनरी यूज नहीं करी, मेरे पास 6,000 की स्टेशनरी बच गई, तो मैं इसे 6 की माइनस कर दूं, क्योंकि 6 तो मेरे पास अब भी पड़ी है, तो 6,000 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं, माइनस 6,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ स्टेशनरी, ST कर दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो यहां पर नेट मेरा जो एक्सपेंसेस बनेगा वो 30,000 बनेगा। और क्योंकि 6,000 की स्टेशनरी मेरे पास बची हुई है, इसलिए नई बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 6,000 बचा। ये हो गया जी आपका। बताइए आया समझ में? और क्योंकि ये मेरा साइड रह गया कि क्रेडिटर्स जो 8,000 के क्रेडिटर्स रह गए वो जल्दी में रह गया, तो 8,000 के क्रेडिटर मेरे यहां पे लायबिलिटी में रहेंगे। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। जो 8,000 मैंने यहां पे लेस ऐड किया था, क्योंकि ये मेरे अभी पे करना है, इसलिए मेरे लिए लायबिलिटी था। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।